सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 28 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं G20 समूह की आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की तीसरी और अंतिम बैठक ये कहां पे आयोजित की गई। तो आंसर होगा तमिलनाडु। तो भारत की अध्यक्षता में G20 की आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की तीसरी और अंतिम बैठक ये अभी चेन्नई तमिलनाडु में हुई। अच्छा, ये इसकी तीसरी बैठक है। तो पहली दूसरी कहाँ हुई थी? पहली बैठक हुई थी गांधीनगर में, दूसरी हुई थी मुंबई में और अभी तीसरी हुई है चेन्नई में। कुछ और इम्पॉर्टेंट बैठकें हैं जो इसकी G20 की है, वो मैं आपको रिवाइज कराऊँ। तो अभी G20 की संस्कृति समूह की तीसरी बैठक हुई थी हम्पी में और पहली बैठक हुई थी खजुराहो में, मध्य प्रदेश खजुराहो में। और G20 की रोजगार समूह की पहली बैठक हुई थी जोधपुर राजस्थान में। G20 की पर्यटक समूह की तीसरी बैठक हुई जम्मू कश्मीर में और G20 की शिक्षा समूह की पहली बैठक हुई चेन्नई में। G20 की बात करें, इसमें 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन है। 2023 में भारत के पास इसकी अध्यक्षता है और थीम क्या है? वासुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। और इसमें शेरपा है अमिताभ कांत और इसका जो लोगो है, हो सकता है लोगो से प्रश्न पूछ ले, तो इसमें एक कमल का फूल है। और डीप में जाकर के एग्जामिनर पूछ ले कि उस कमल के फूल में कितनी पंखुड़ियां हैं, तो 7 हैं। और डीप में जाकर के अगर पूछ ले कि वो 7 पंखुड़ियां किसको रिप्रेजेंट करती हैं, तो आंसर होगा 7 महाद्वीप को और संगीत के 7 स्वरों को। एग्जामिनर ये भी तो पूछ सकता है कि 2024 में अगले साल G20 की अध्यक्षता किस देश के पास होगी, तो आंसर होगा ब्राजील के पास। कुछ और समिट्स के बारे में मैं आपको रिवाइज करा दूं, जैसे कि 2023 में ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है कौन? साउथ अफ्रीका। आसियान की अध्यक्षता ये की है 2023 में बाली इंडोनेशिया में। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्षता भारत ही कर रहा है। G7 की अध्यक्षता की है जापान ने और अभी क्वाड समिट भी आयोजित हुई जापान में ही और जापान की अगले साल अध्यक्षता हमारे पास है, याद रखना। और बिम्स्टेक की अध्यक्षता 2023 में ये थाईलैंड के पास है। तो काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने आपको दी और रिवाइज भी कराया, इनको ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 2023 ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 28 जुलाई को। तो हर साल 28 जुलाई को वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिन लोग प्राकृतिक संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाते हैं। और इस बार की थीम क्या है? फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लैनेट। अच्छा, जुलाई में हमने कौन कौन से डेज मनाए? हर बार डे वाला क्वेश्चन आता है जब मैं आपको सारे डेज रिवाइज कराता हूँ। आज भी रिवाइज कराऊंगा, लेकिन आगे एक प्रश्न पढ़ेंगे वहां पे। अभी आप कोशिश करो जो जो इंपॉर्टेंट डेज आपको याद है जुलाई से वो लिखने की। हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए कि अभी हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा देवेंद्र कुमार उपाध्याय को। तो अभी बॉम्बे हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं देवेंद्र कुमार उपाध्याय। अच्छा, इनके अलावा धीरज सिंह ठाकुर जो है, इनको आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है। तो इनका नाम भी याद रखना, धीरज सिंह ठाकुर नाम है। बाकी आप जानते हो अभी सुनीता अग्रवाल ये गुजरात हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस बनी है और आलोक आराधे ये तेलंगाना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे। एक अभी सुभाषिष तालापात्रा का नाम पड़ा था, उड़ीसा हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस बने। आशीष जितेंद्र देसाई ये केरल हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस बने। और हाईकोर्ट में जो चीफ जस्टिस होते हैं उनकी रिटायरमेंट एज कितनी होती है? 62 ईयर। और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की होती है 65 ईयर। और इसी तरह का प्रश्न हमने पढ़ा था अभी रिटायरमेंट एज वाला। उत्तर प्रदेश ने अपने डॉक्टरों की जो रिटायरमेंट एज है उसको 65 कर दिया 62 से। और हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? DY चंद्रचूड़ हैं। कौन से नंबर के हैं? 50वें नंबर के हैं। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, हाल ही में चीन के केंद्रीय बैंक का गवर्नर किसे बनाया गया? तो आंसर होगा पेन गोंगशेंग। तो चाइना का सेंट्रल बैंक जो है उसे कहते हैं पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, जिसकी स्थापना होती है 1912 में। और अभी उसके नए गवर्नर बनाए गए हैं, उनका नाम है पेन गोंगशेंग। और इनका नाम कैसे याद रखोगे आप? बड़ा आसान है। आपको पता है करेंसी पे सिग्नेचर किसके होते हैं? गवर्नर के होते हैं। हमारे होते हैं ना, बोलते हैं ना RBI गवर्नर के सिग्नेचर नोट पे होते हैं। और सिग्नेचर किससे करते हैं? पेन से करते हैं। तो आपको याद रहेगा चाइना के जो सेंट्रल बैंक है उसके गवर्नर कौन है? पेन गोंगशेंग। बाकी लिन डैन ये कौन है? ये स्पोर्ट्स पर्सन है, चाइना के बैडमिंटन प्लेयर है।
और अभी मिशेल बुलॉक के बारे में आपने जाना, ऑस्ट्रेलिया के सेंट्रल बैंक की पहली महिला गवर्नर बनी। और क्लॉडाइन गे ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पहली अश्वेत महिला अध्यक्ष बनी थी। अच्छा, आरबीआई की बात करते हैं। जैसे हमारा जो सेंट्रल बैंक है वो तो आरबीआई है, और इसके गवर्नर कौन है वर्तमान में? तो शक्तिकांत दास है 25वें नंबर के। अभी गवर्नर ऑफ इंडिया का अवार्ड भी मिला था इनको। हमारे आरबीआई की स्थापना कब होती है? 1 अप्रैल 1935 में। और आरबीआई के पहले गवर्नर पूछोगे तो आंसर होगा ऑसबॉर्न स्मिथ। लेकिन पहले भारतीय गवर्नर की बात करेंगे तो आंसर होगा सीडी देशमुख। अब मेरा एक करंट अफेयर्स का प्रश्न आपसे रहेगा कि अभी सीडी देशमुख के नाम पे किस चीज का नाम रखा गया था, ये आप बताओ। हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, हाल ही में सेमिकॉन इंडिया 2023 प्रदर्शन का उद्घाटन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा गांधीनगर में। तो सेमिकॉन इंडिया 2023 कार्यक्रम, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? गांधीनगर, गुजरात में। ये इस बार इसका दूसरा संस्करण था। पिछले साल इसका पहला संस्करण हुआ था, वो बंगलुरु में हुआ था। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य है भारत में सेमीकंडक्टर के निर्माण को बढ़ावा देना। और सेमीकंडक्टर्स का यूज़ इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा होता है। और आपको बता दूं, गुजरात ये पहला राज्य बना सेमीकंडक्टर पॉलिसी को लॉन्च करने वाला। अच्छा, बात यहाँ पे गुजरात की है तो ये रहा मैप में गुजरात। कैपिटल इसकी गांधीनगर हो गई, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंसी निर्वाचन क्षेत्र है हमारे गृह मंत्री अमित शाह का। मुख्यमंत्री है भूपेंद्र पटेल और गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। और भारत का वो कौन सा राज्य है जिसकी सबसे लंबी तटीय सीमा रेखा है? तो आंसर होगा गुजरात। और विश्व में वो कौन सा देश है जिसकी सबसे लंबी तटीय सीमा रेखा है? तो आंसर होगा कनाडा। देश का पहला इलेक्ट्रिक सिटी ये केवड़िया है। अभी केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदल के एकता नगर रेलवे स्टेशन किया गया था, याद है ना। और केवड़िया में नर्मदा नदी के किनारे साधु बेट द्वीप पर दुनिया की सबसे ऊंची स्टैचू आपको मिलेगी। 182 मीटर इसकी हाइट है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की है, जिसके वास्तुकार है रामवी सुतार। भारत का, या यूं कहूं कि विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भी यहीं पर है, अहमदाबाद गुजरात में मोटेरा स्टेडियम। और भारत में यूनेस्को की 40वीं विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी यहीं पर है, धोलावीरा। और गुजरात में कौन सा न्यूक्लियर पावर प्लांट है? काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट। अभी याद रखना, भारत का पहला स्वदेशी परमाणु रिएक्टर का संचालन ये कहाँ पे शुरू हुआ? यहीं पे, काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट में। अभी हमने पढ़ा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजकोट के पास हीरासर में गुजरात के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किया और इसका नाम बदल के राजकोट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया। अच्छा, अगर आपसे पूछे ना किस राज्य में देश के पहले सहकारी संचालित सैनिक स्कूल की नींव रखी गई, तो आंसर होगा गुजरात के महसाणा में। और अभी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की बीमा राशि को 5 लाख रुपए से बढ़ा के 10 लाख रुपए करने की घोषणा की गुजरात ने ही। अभी अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना शुरू की थी गुजरात ने ही। और अभी देश की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट ये कहाँ पे स्थापित की गई? गुजरात के महसाणा जिले में। और याद रखना, विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय भवन ये भारत के किस राज्य में स्थापित हुआ? तो गुजरात में, गुजरात के सूरत में। और भारत का शीर्ष निर्यातक जिला ये गुजरात का जामनगर रहा। कांडला पोर्ट आपको यहाँ पे मिलेगा, ये भारत का पहला निर्यात प्रसंस्करण जोन, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है। इसका नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट कर दिया गया। तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, दक्षिण कोरिया में आयोजित इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो आंसर होगा दूसरे स्थान पे। तो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जूनियर शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? साउथ कोरिया के चांगवॉन में। इसमें भारत ने टोटल 17 मेडल जीते हैं। इन 17 में 6 गोल्ड हैं, 6 सिल्वर हैं और 5 ब्रोंज मेडल हैं। और इस तरह से पदक तालिका में बात करोगे तो भारत दूसरे स्थान पर आए। इसमें अभिनव शॉ और कमलजीत ने 2-2 गोल्ड जीते हैं। और सानयाम ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में 1 गोल्ड सहित 3 मेडल जीते। पदक तालिका में पहले स्थान पे चाइना है, तो दूसरे पे भारत है, तो तीसरे पे यूक्रेन है। ध्यान रखना ये, बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में मैंग्रोव संरक्षण दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 26 जुलाई को। तो मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए ये दिन हर साल 26 जुलाई को मनाया जाता है। पहली बार इसको 2015 में मनाया गया था। अच्छा, मैंग्रोव वनस्पति क्या है? तो मैंग्रोव वन ये नॉर्मली तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पर नदियाँ समुद्र से जाकर के मिलती है।
तो मीठे और खारे पानी के मिश्रण क्षेत्र पर मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। आपको याद होना चाहिए, अभी कुछ समय पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तो वेटलैंड और एक मैंग्रोव संरक्षण के लिए अमृत धरोहर और मिष्टी योजना शुरू की थी। तो अगर अलग से पूछे कि मैंग्रोव संरक्षण के लिए कौन सी योजना है, तो मिष्टी योजना है। अब जैसा कि मैंने आपको बोला था, जुलाई के सारे इंपॉर्टेंट डेज आपको रिवाइज कराऊंगा। तो देखो, 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर डे है, 1 जुलाई को चार्टर्ड अकाउंट डे हो गया, 1 जुलाई को राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस है, जीएसटी डे भी मनाया, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस भी है जो जुलाई के पहले शनिवार को होता है, 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस है, वर्ल्ड यूएफओ डे भी था, 3 जुलाई को इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस है, 6 जुलाई को वर्ल्ड जूनोसिस डे हो गया, 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस हो गया, 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे हो गया, 12 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस है, 12 जुलाई को ही विश्व पेपर बैग दिवस है, 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस हो गया, 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस हो गया, 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस हो गया, 20 जुलाई को वर्ल्ड चेस डे है, 22 जुलाई को वर्ल्ड ब्रेन डे हो गया, 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस हो गया, 24 जुलाई को राष्ट्रीय आयकर दिवस इनकम टैक्स डे, 26 जुलाई को कारगिल दिवस हो गया। तो जुलाई के ये डेज हैं, इनको ध्यान रखना, बढ़ते आगे। और आपने स्टार्टिंग में जो डेज लिखे होंगे, अब आप देख सकते हो कि आपको इनमें से कितने डेज अभी तक याद हुए हैं, क्योंकि महीना एंड होने में चला है। क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो उसका टेस्ट आपका ज़रूर होना चाहिए टाइम टू टाइम, या तो खुद से टेस्ट दे लो या कोई आपका टेस्ट ले ले, क्योंकि उससे आपकी कमियां पता चलेंगी। और ऐसा तो आप में से कोई होगा नहीं जिसमें बिल्कुल भी कमी ना हो। कमी होगी तभी तो आप उसे दूर कर पाओगे, वरना वो कमी आपको नज़र में ही नहीं आएगी। वो एंड टाइम पे, एग्जाम टाइम पे नज़र आएगी, जब तक कुछ बचेगा नहीं। इसीलिए मैं आपकी क्विज तैयार करता हूँ आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे, जहाँ पे आप जा करके टेस्ट लगाएं और अपनी कमजोरियों का पता लगाएं और उनको दूर करें, बार बार टेस्ट लगा करके उनका रिवीजन करके। और वीडियो के लास्ट में जो हमारी फटाफट सीरीज में मैं आपको रिवीजन करवाता हूँ चीज़ों का, करंट अफेयर्स के कुछ पॉइंट्स हो गए या कुछ स्टैटिक क्वेश्चन हो गए, तो उससे पहले मैं आपका टेस्ट जरूर लेता हूँ। ये यूनिक तरीका है, आपको पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन हमने स्टार्ट किया है तो इसका फ़ायदा आप ज़रूर उठाएं। और मेरी मेहनत अच्छी लगती है, सेशन अच्छा लगता है, तो प्लीज़ सपोर्ट भी करें। केवल सिर्फ फ़ायदा ही उठाने में मत रहें। फ़ायदा उठाएं अच्छी बात है, लेकिन सामने वाले को सपोर्ट भी करें अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करके, और लाइक भी कर देना, नहीं करा तो। अभी बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा प्रभात कुमार को। तो प्रभात कुमार ये भी साउथ अफ्रीका में भारत के अगले हाई कमिश्नर उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं। बाकी अभी भारत के सॉलिसिटर जनरल, ये नाम इंपॉर्टेंट है, ये कौन है? तुषार मेहता। जबकि अटॉर्नी जनरल हैं आर वेंकटरमणि। और रेलवे सुरक्षा बल, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के भी डायरेक्टर जनरल बने थे मनोज यादव, इनका नाम है। तो ये नाम भी ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स संगठन में शामिल होने के लिए आवेदन किया? तो आंसर होगा अल्जीरिया। तो अल्जीरिया ये नए आर्थिक अवसरों को खोलने के लिए ब्रिक्स ग्रुप में शामिल होना चाहता है, और इसके लिए अल्जीरिया ने 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि के साथ ब्रिक्स बैंक के शेयर धारक सदस्य बनने का भी अनुरोध किया है। ये जो उत्तर अफ्रीकी देश है अल्जीरिया, ये तेल और गैस संसाधनों में समृद्ध है। इसकी कैपिटल क्या होती है? अल्जायर्स, और करेंसी है अल्जीरियन दिनार। देखो ब्रिक्स की अगर बात करें, देखो ब्रिक्स में कौन कौन से देश हैं? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। 2023 में इसकी अध्यक्षता साउथ अफ्रीका के पास में ही है। ये इसमें 2010 में शामिल हुआ था। और ब्रिक्स मेंबर्स ने 2015 में न्यू डेवलपमेंट बैंक को भी लॉन्च किया था, जिसका मुख्यालय शंघाई चाइना में है। वैसे ब्रिक्स बैंक, जिसे न्यू डेवलपमेंट बैंक भी बोलते हैं, अब इसकी नई अध्यक्ष बनी थी दिल्मा रूसेफ, ये ब्राज़ील की है। अच्छा, न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया मेंबर 9th नंबर का कौन सा है? तो आंसर होगा इजिप्ट, जिसे मिस्र भी बोलते हैं। चलो यहाँ पे हम यही देखते हैं कि अभी किस किस संस्थानों का, ऑर्गेनाइजेशन का नया मेंबर कौन सा बना। तो नाटो का अभी नया 31 नंबर का मेंबर बना है फिनलैंड। आसियान का नया नवीनतम सदस्य 11वें नंबर का बना है तिमोर लेस्ते। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का 9th नंबर का मेंबर होगा ईरान। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मैंने आपको बता ही दिया। तो ये पॉइंट्स भी आपको याद रखने हैं, याद रहेंगे ना भैया। चलो अगला प्रश्न देखते हैं।
फिर बताइए, हाल ही में किस राज्य में सीआईएसएफ की तर्ज पर औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स ये गठित किया जाएगा? तो आंसर होगा राजस्थान में। तो अभी सीआईएसएफ की तर्ज पर राजस्थान में आरआईएसएफ बनाया गया है, जिसका कार्य क्या होगा? जो औद्योगिक इकाइयां हैं उनकी सुरक्षा करना। इसमें 3 बटालियन की स्थापना होगी, भिवाड़ी, बालोतरा और चित्तौड़गढ़। मतलब जिस तरह से सेंटर में सीआईएसएफ होता है उसी तरह से राजस्थान में आरआईएसएफ होगा, राजस्थान इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। वैसे सीआईएसएफ की बात आई है तो इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? शील वर्धन सिंह है। और राजस्थान के बारे में तो हमने कई बार पढ़ा है ना, याद रखना भी, राइट टू हेल्थ, राइट टू साइट और राइट टू गिग वर्कर्स, इसको लॉन्च करने वाला पहला राज्य आपका राजस्थान ही है। और राइट टू वॉक ये है पंजाब का, चलने का अधिकार। अब आज की हमारी फटाफट वाली सीरीज में हमारा एक टॉपिक पूरा हो जाएगा जो हमने स्टार्ट किया था, जनगणना 2011 के जो संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में आए थे, जो हर एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं एक आध प्रश्न। मतलब आज की वीडियो में भी 10 प्रश्न होंगे और इस तरह से हमने टोटल 30 क्वेश्चन इसके लगा लिए और ये 30 के 30 क्वेश्चन आपके अलग अलग रहे हैं। मैंने आपको बताया सारे एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं, कोई भी प्रश्न मैंने रिपीट नहीं किया। तो आखिरी 10 प्रश्न इनको हम कर लेते हैं। पहले हमेशा की तरह मैं आपका टेस्ट लूंगा, इनका इंग्लिश और हिंदी में शीट्स आपको मिल जाएगी। वीडियो को पॉज करके इनके आंसर लगाओ आराम से, फिर मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, तब आप इनके आंसर देखना कि आपने सही लगाए कि गलत लगाए। तो ये रही शीट आपके सामने। तो देखो, पहला प्रश्न पूछ रहे हैं किस राज्य में महिला साक्षरता दर लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा है? तो आंसर होगा केरल। एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, तो मैंने आपको शायद बताया भी है, केरल में सबसे ज्यादा साक्षरता लिटरेसी रेट ये केरल की है। कितनी है? 94% है। और सबसे कम कहाँ की है? बिहार की है, 61.8% है। लेकिन अगर पुरुषों में या महिलाओं में इस तरह से आपसे प्रश्न पूछा जाए तो पुरुषों में भी सबसे ज्यादा केरल में ही है, सबसे कम बिहार में ही है, और महिलाओं में भी सबसे ज्यादा केरल में ही है और सबसे कम बिहार में ही है। तो वो सबसे ज्यादा सबसे कम लिटरेसी रेट पूछे या महिलाओं या पुरुषों देकर के पूछ ले तो कंफ्यूज नहीं होना है, वही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है सबसे घनी आबादी वाला राज्य, डेंसिटी के मामले में पूछ रहा है, पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व, ये सबसे ज्यादा कहाँ का है? तो बिहार का है। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश में अगर पूछता तो आंसर होगा दिल्ली, ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न है कि भारत का जन घनत्व कितना है? ये भारत की पॉपुलेशन डेंसिटी पूछ ली, हमने पढ़ा था 382 है। अगला प्रश्न पूछा सबसे कम जन घनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम कहाँ की है? तो आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश की है। और कितनी है? 17 है। फिर आपसे पूछा भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई थी? तो ये प्रश्न अच्छा पूछा गया, इसको ध्यान रखना, 1911 से लेके 1921 तक। अगला प्रश्न है न्यूनतम लिंगानुपात किस राज्य में है? यानी कि सेक्स रेशो सबसे कम कहाँ का है? हरियाणा का है। और सबसे ज्यादा सेक्स रेशो ये कहाँ का है? ये केरल का है। कितना है? 1084। सेक्स रेशो मैंने आपको समझा दिया था, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है। अगला प्रश्न है गांव में रहने वाले भारतीयों का प्रतिशत कितना है? परसेंटेज वाइज पॉपुलेशन पूछ रहे हैं, तो सबसे ज्यादा गांव में रहती है 68.8%, उसका बचा हुआ आपके शहरों में रहती है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य ये बताया किसको? सबसे कम पॉपुलेशन कहाँ की है? सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की है। अगला है किस राज्य में स्त्री और पुरुष साक्षरता में सबसे अधिक अंतर है? तो इसका उत्तर होगा राजस्थान में। और अंतर कितना है? 27.1% का अंतर है। तो ये लो आपका सेंसस 2011 यानी कि जनसंख्या 2011 से संबंधित जो भी प्रश्न थे 3 लेक्चर में हमने पूरे कर लिए। तीनों लेक्चर में मैंने 10 क्वेश्चन करके आपको करा दिए। उम्मीद करूंगा ये सेशन आपको पसंद आया होगा। कल से हमारी फटाफट वाली सीरीज में हम करंट अफेयर्स का कोई टॉपिक उठाएंगे, उसी पे वापस चर्चा करेंगे, उसी पे आपका टेस्ट लेंगे। हम ऐसे ही कर रहे हैं, आप नोटिस करना, 2-5 दिन हम करंट अफेयर्स के टॉपिक्स उठा रहे हैं। सारे टॉपिक्स को मैं एक बार टच कर रहा हूं तो उसके बाद कोई एक नया स्टैटिक टॉपिक लेकर के आ रहा हूं। जैसे आप देखेंगे करंट अफेयर्स में हमने अपॉइंटमेंट्स, अवार्ड्स, बुक्स, सबमिट्स, मिलिट्री एक्सरसाइज, रैंकिंग, लगभग ये सारे टॉपिक्स का हमने रिवीजन किया एक बार। फिर मैं ये स्टैटिक लेकर के आ गया। अब वापस से दोहराएंगे हम, फिर कुछ नया स्टैटिक ले लेंगे। तो आपके टॉपिक भी चेंज होते रहेंगे, तो आप भी बोर नहीं होंगे और रिवीजन भी आपका टाइम से होता रहेगा। चलो अभी कल का करंट अफेयर्स का भी मैं आपको रिवीजन करा दूं। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा था किसने एसीसी पुरुष इमर्जिंग टीम्स एशिया कप 2023 को जीता? पाकिस्तान ने, भारत उपविजेता था। फिर आपसे पूछा देश का पहला गिग वर्कर्स बिल किसने पारित किया? राजस्थान ने।
फिर आपसे पूछा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा डॉक्टरों की रिटायरमेंट एज को बढ़ा दिया गया, 65 कर दिया 62 से। फिर आपसे पूछा टाटा स्टील के एमडी सीईओ फिर से बन गए टीवी नरेंद्रन। फिर आपसे पूछा कारगिल दिवस कब मनाया हमने। कारगिल दिवस तो हमने 26 जुलाई को मनाया, लेकिन इस बार कौन सी वर्षगांठ है, तो 24वीं। फिर पूछा अभी किसने पारंपरिक मूल्यों की रक्षा के लिए ट्रांसजेंडर विवाह और लिंग परिवर्तन पर कानूनी प्रतिबंध लगाया, रशिया। फिर पूछा ब्रिटिश ओपन में पहली बार टॉप 10 में शामिल होने वाले भारतीय गोल्फर कौन बने, शुभंकर शर्मा। फिर आपसे पूछा नागालैंड से राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला सांसद कौन बनी, फांगनॉन कोन्याक। फिर पूछा देश के किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को एशिया पैसिफिक पुरस्कार मिला, भायखला रेलवे स्टेशन, ये महाराष्ट्र में है। और फिर पूछा कि 5वां हेलीकॉप्टर और लघु विभाग सम्मेलन का आयोजन ये कहाँ हुआ, तो आंसर होगा खजुराहो मध्य प्रदेश में। तो हमने कल के करंट अफेयर्स का भी क्विक रिवीजन कर लिया। एक बार फिर से याद दिला दूं, वीडियो पसंद आया लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर लिखना और वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। अब कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था विश्व का पहला लिक्विड हाइड्रोजन फेरी ये कहाँ पे शुरू हुआ, तो आंसर होगा नॉर्वे। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।